मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम डीएलएड के प्रथम वर्ष के बच्चों को F1 में समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है शिक्षा की पाठचर्या। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने केवल शिशु शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसी का निर्माण भी किया है। उनका कहना था कि शिशुओं की योग्यताओं और रुचि आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए और पर्यावरण से संबंधित वास्तविक जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने अपनी शिशु शिक्षा योजना में केवल दैनिक कार्य, प्रकृति निरीक्षण, क्रियात्मक और रचनात्मक खेल, भाषा, गणित को ही स्थान दी थी। अब दूसरा टॉपिक है मॉन्टेसरी प्रणाली के सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली के सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं हमारी मांसपेशियों पर निर्भर करती हैं। अतः सर्वप्रथम शिशुओं की मांसपेशियों को ही पुष्ट करना चाहिए। इसके लिए मॉन्टेसरी ने स्कूल में दैनिक कार्यों स्वयं संपादन, खेल कूद की व्यवस्था का आयोजन किया था। अब दूसरा हेडिंग है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का कहना है कि ज्ञानेंद्रियों पर स्पष्ट रूप से ज्ञान के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। यही ज्ञान बच्चे के मन मस्तिष्क पर धीरे धीरे प्रभाव डालता है। कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और मस्तिष्क के सहयोग से प्राप्त होता है। यह तब कर्म इंद्रियों को सशक्त बनाने की बात करता है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे यह बच्चा मानसिक प्रभाव से सीखना शुरू करता है। मानसिक के द्वारा उसकी बुद्धि का विकास होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है शिक्षा के बारे में। ज्योतिबा फूले के शिक्षा संबंधित कार्य। कहने का मतलब है ज्योतिबा फूले के शिक्षा संबंधित कार्य। शिक्षा से संबंधित ज्योतिबा फूले ने जो कार्य किया है वह महाराष्ट्र में एक असाधारण कार्य था उस समय। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय हमारे समाज में अंधविश्वास से फैली हुई, जकड़ी हुई बाधाओं से लोग बंधे हुए थे, उसको दूर करने में ज्योतिबा फूले का योगदान सबसे अधिक है। उन्होंने महिलाओं या लड़कियों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किया, जिसमें शूद्र कास्ट के स्त्री और लड़कियों को सबसे पहले उन्होंने शिक्षा दिया और ये लोग शिक्षा से वंचित थे। और उन्होंने 1848 अगस्त माह में पुणे के में से एक भीड़े गांव में पाठशाला शुरुआत की थी। उस समय केवल 31 वर्ष के थे। उन्होंने उम्र के 21वें साल में महार अतिशूद्रों, अछूतों को लड़कियों के लिए पाठशाला शुरुआत करने की क्रांति लाई। उन्होंने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा विशाल कायम किया और यह समाज में उन वर्गों को विशेष रूप से फायदा किया जो कि शिक्षा से किसी प्रकार छूट गए थे या शिक्षा की मुख्य धारा से छूट गए थे, और यही आगे चलकर एक दिन बहुत बड़ा कार्य किया। इन शिक्षा को रोकने के लिए कुछ ब्राह्मण ने प्रयास किया और उनके घर जाकर उनके पिता से यह कहा कि ऐसा जो कर रहे हैं ये धर्म से अपराध कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। घर वाले ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में डटकर मुकाबला किया। आज हम उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं। उन्होंने जो शिक्षा
अगर दिन में नहीं प्राप्त करना चाहते थे तो रात में वो शिक्षा देने के लिए तैयार थे। और 3 जुलाई को केवल 29 लड़कियों के साथ लेकर फूले ने पाठशाला शुरुआत की थी। ज्योतिबा बाई फूले ने शिक्षा के प्रसार के लिए मात्र 3 लड़कियों को लेकर उन्होंने पाठशाला की शुरुआत की और बाद में 17 दिसंबर 1851 का रास्ता पेट में था तथा 15 मार्च 1952 को बेताल पेट में लड़कियों के लिए पाठशाला शुरुआत की थी। फूले द्वारा नारी शिक्षा के महान कार्य को ध्यान में रखकर मेजर कांडी की अध्यक्षता में सरकारी शिक्षा विभाग की ओर ध्यान दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिबा बाई फूले ने जो संघर्ष किया, जो योगदान किया, वह बहुत अधिक किया। ऐसा करने वाला उस समय मात्र बहुत कम ही प्राणी थे। जो विद्यार्थी और जो लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते थे, उनके लिए उन्होंने 1855 में रात्रिकालीन शुरुआत किया। कहने का तात्पर्य है कि 1855 उन्होंने रात में शिक्षा की व्यवस्था उत्पन्न किया ताकि बच्चे पढ़ सकें, जो भी दिन में अपना कार्य कर सके और रात में शिक्षा को पढ़ सके। और उनका ये कहना था कि जितने भी शूद्र के बच्चे हैं इंजीनियर डॉक्टर में जाते हैं, उनमें गरीबी के बच्चों को भी मुक्त परिवेश मिले और उनके लिए वहाँ के प्रिंसिपल के समक्ष समाज की ओर से निवेदन प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने 2-3 बच्चों को निःशुल्क परिवेश में दिया था, जो कि गरीब माँ बाप के लिए फीस का पैसा का अभाव था। इसलिए उन्होंने अनेक ऐसे सराहनीय कार्य किए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आज उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। अब हमारा अगला हेडिंग है ज्योतिबा फूले के शिक्षा संबंधित विचार। महात्मा गांधी जिस प्रकार हम उनका नाम ले रहे हैं, उसी प्रकार ज्योतिबा बाई फूले ने शिक्षा पर जो उन्होंने विचार दिया है, वह अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का प्रसार किया। उस शिक्षा प्राप्त और ब्राह्मण जात ने नई पीढ़ी के क्षेत्र में आगे आई, लेकिन उनका भी शूद्र अति शूद्र तथा नारी के शिक्षा के प्रति अवरोध करने लगे। इस प्रकार ज्योतिबा बाई फूले ने शिक्षा से संबंधित उनका अनेक विचार हुआ। गोपाल राव भी लिखते हैं कि आज तक बहुजन समाज को जो अज्ञान में रखा गया, इसलिए उसे अपने पतन का जरा भी ज्ञान नहीं थी। शूद्र भी इसी प्रकार शिक्षा से वंचित थे। अंग्रेज ने थोड़ी बहुत कोशिश भी की तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। शूद्रों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा विरोधी ब्राह्मण ही माने गए हैं और उन्होंने जमकर उनका मुकाबला किया। लेकिन इस मुकाबले में ज्योतिबा बाई फूले सर्वश्रेष्ठ जो है खरे उतरे हैं। उन्होंने पाठशालाएँ चलवाईं और अनेक ऐसे कार्य किए जो कि सराहनीय हैं। अब ज्योतिबा बाई फूले ने एक पुस्तक लिखा गुलामगिरी। इस ग्रंथ में जो हम पढ़ते हैं तो हमें ब्राह्मण समाज के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होता है और ब्राह्मण समाज ने उस समय उस शिक्षा को डुबा दिया था, शूद्रों के प्रति से मन से उखाड़ दिया था। इसलिए शूद्र के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। सरकार द्वारा प्रयास भी किया जाता था, फिर भी अंदर से उनके हृदय में डर सा लगा रहता था। भारत में शिक्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ शिक्षा सुधारों के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक शिक्षा आयोजन की स्थापना की गई थी। इस आयोग के सामने महादेव मोटेश्वर कूड़े एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। कनिष्ठ वर्ग के प्रति स्पष्ट रूप से विरोध दर्शन था। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी ब्राह्मण हुए वे शूद्रों के प्रति शिक्षा देने में जमकर विरोध किया और शूद्र पढ़ लिख न सके। लेकिन धीरे धीरे ज्योतिबा बाई फूले ने जमकर मुकाबला कर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले गए। इसलिए आज उनका नाम हम पूरे भारत में बड़े गर्व के साथ लेते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है
टैगोर के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश। कहने का मतलब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या अपना योगदान दिया। यदि हम टैगोर के शिक्षा दर्शन का ध्यान करें तो हम निम्नलिखित तत्वों पाते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उनके व्यक्तित्व का चरमुखी तथा सर्वांगीण विकास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा को जन्मजात उनके शक्तियों का विकास करे, न कि उनके जात संबंधित के बारे में बताया जाए, ताकि बालक जो है उनका चरमुखी और सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा का कार्य केवल बालक को अच्छा केवल बनाने के लिए नहीं, उन्हें निपुण करना है। किसान, शिल्प या सिर्फ वैज्ञानिक बना देना ही नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव भी पूर्णतः द्वारा कराया जाए। मनुष्य के रूप में विकसित होना बहुत जरूरी है। बालक को प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रहकर शिक्षा देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य बालक के प्रकृति में रहकर शिक्षा देंगे तो वह शिक्षा बहुत फलीभूत होगी और प्रकृति के बारे में बच्चे जानेंगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और कहने का तात्पर्य है कि जो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है उस ऑक्सीजन के प्रति उन्हें जानकारी होगा। वृक्ष को नहीं काटना है, वृक्ष लगाना है। जैसे कि सर सुंदरलाल भगोड़ा ने कहा है, वृक्ष हमारे जीवन साथी, अर्थात वृक्ष अगर नहीं रहे हमारा जीवन नहीं रह पाएगा। विद्यार्थियों का नगरों की नैतिकता के भीड़ और गौर दूर प्रकृति के बारे में शांत के एकांत में रहकर स्थापना करना चाहिए। कहने का तात्पर्य विद्यालय को नगर से दूर होना चाहिए और शांत वातावरण हो, एकांत में रहकर छायादार वृक्ष के नीचे बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। कहने का मतलब जो शिक्षा हम दे रहे हैं और राष्ट्र स्तर की होनी चाहिए, न कि एकदम राज्य स्तर की हो या निम्न स्तर की हो। उस शिक्षा को हमें राष्ट्र स्तर का शिक्षा अपने राष्ट्र के बारे में बताना चाहिए, अपने गौरव के बारे में बताकर बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। भूत और भविष्य का ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए बालक को, ताकि भूत को देखते हुए भविष्य के बारे में सोचे। और प्रत्येक बालक एवं बालिका में संगीत, चित्रकला एवं अभिनय की योग्यता का विधि पूर्वक विकास करना भी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो विकास करे उनके अंदर संगीत हो, चित्रकला हो, अभिनय योग्यता विधि पूर्वक होना चाहिए। किसी प्रकार की शिक्षा में कमी नहीं होना चाहिए। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम भी होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही संपूर्ण राष्ट्र को अच्छे प्रकार का शिक्षित किया जा सकता है। अगर हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो मातृभाषा का होना जरूरी है। सच्ची शिक्षा बालकों को स्वतंत्र प्रयासों से ही प्राप्त होनी चाहिए। हमारा अगला हेडिंग है रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन पर शिक्षा के बारे में प्रकाश डाले। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा के प्रति हुए बच्चों में उन्होंने अधिक से अधिक प्रयास डाला कि शिक्षा बच्चों को किस प्रकार दिया जाए, उन्हें कैसे एक योग्य नागरिक बनाया जाए, उनके अंदर एक कैसी प्रतिभा जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, और ताकि बच्चा जो है शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो, आत्मविश्वास हो, आगे चलकर वह देश के प्रति अपना कर्तव्य समझ सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि बच्चों को जब भी शिक्षा दिया जाए उनको जो है यह ध्यान में रखकर दिया, भूत और भविष्य के बारे में जानकारी होना जरूरी है। भूत का मतलब है जो बीत गया, भविष्य का मतलब है जो आने वाला, वर्तमान का मतलब है जिस समय हम जी रहे हैं यही वर्तमान है। भूत को देखते हुए हम शिक्षा देंगे तो बच्चे आगे चलकर उसके बारे में बताएंगे, और जो अगर टीचर हो गए तो उसी प्रकार चलने का फिर बच्चों को नए नए विचार धारणाएँ उनके अंदर आएगी। और वास्तविकता यह है कि शिक्षा जब भी दिया जाए बच्चों को एक उचित के आधार पर देना चाहिए। उनकी योग्यता, आय, रुचियों के अनुसार शिक्षा देना जरूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक है सत्य का ज्ञान। कहने का तात्पर्य जब भी शिक्षा दिया जाए बच्चों को सत्य के ज्ञान के बारे में बताया जाए, न कि उन्हें झूठ बात नहीं बताना चाहिए। वही बच्चा आगे चलकर एक दिन धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में छा जाता है। जो बच्चा 7 साल 8 साल की अवस्था में हम जो शिक्षा का प्रयास डालते हैं उसके
बच्चा का जो मस्तिष्क है एक कोरे कागज़ के समान बताया गया है, गीली मिट्टी के समान बताया गया। कहने का तात्पर्य जो हम उसके मस्तिष्क पर हम लिखने का प्रयास करेंगे, धीरे बच्चा उसी के अनुसार जाएगा। तो इसलिए हम उसके मस्तिष्क पर अच्छी चीज़ों का लिखने का प्रयास करें और बच्चा को जो है एक स्वावलंबी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए और झूठी वादा नहीं करना चाहिए। उस बच्चों को सत्य के बारे में बताना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो परीक्षा को छोड़े न और उस परीक्षा को पार कर कर अपने नाम को रोशन करे। उसे प्रकृति के बारे में बताना चाहिए, प्रकृति हमारी कैसे सहायता करती है, प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान करती है, ताकि बच्चा आगे चलकर उसका जो सही उपयोग कर सके। इसलिए शिक्षा के बारे में बच्चों को हमेशा अच्छी बात बताना चाहिए। अब हमारा हेडिंग है मानवतावादी सिद्धांत। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है कि जो भी शिक्षा दिया जाए मानवतावादी होना चाहिए। मानवतावादी शिक्षा नहीं तो सब शिक्षा बेकार है। उनका कहना था मनुष्य का सर्वोच्च स्थान मानव में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो उसे मानवतावादी होना बहुत जरूरी है। और यह भी एक दार्शनिक और इसी क्रम में उन्होंने अपने जीवन दर्शन का विकास भी किया और उन्होंने मनुष्य में एक ओर से ईश्वर के रूप में देखा, इस प्रकार मानव की यथार्थ प्रदान किया। उन्होंने प्रेम और भक्ति, टैगोर ने भक्ति को परम तत्व समझा और उन्होंने कहा कि भक्ति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सच्ची साधना हो, सच्चे कार्य करने का लगन हो, वही भक्ति है। अगर हम सच्चे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी भक्ति नहीं है। जो भी एक अध्यापक एक कार्य अच्छे से करता है वही जो है एक अच्छा इंसान कहा जाता है, वही मानवतावादी के उसका नाम रखा जाता है। उसको हम जो है एक ईश्वर के समान मानते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसे हम ईश्वर के समान मानते हैं। अब हमारा अगला हेडिंग है जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति का शिक्षा में क्या योगदान है? कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में उन्हें क्या योगदान है शिक्षा के प्रति। जय कृष्णमूर्ति का कहना है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? जीवन से संबंधित युवा मन से पूछे अन्य प्रश्न है और जो कि जय कृष्णमूर्ति की दूरदर्शी शिक्षा से इन प्रश्नों को माना भीतर से आलंकित कर देती है और पूरा समाधान कर देती है। ये प्रश्न शिक्षा के बारे में है कि मन के बारे में है, जीवन के बारे में है, विविध सब कुछ के बारे में एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। उनका कहना है कि जो भी शिक्षा दिया जाए उस शिक्षा को जो है अच्छे ढंग से दिया जाए, जीवन से जुड़े हों, सारे प्रश्न उनसे संबंधित हों, ताकि बच्चा आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या न। अब हमारा हेडिंग शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? जीवन से संबंधित युवा मन के पूछे अन्य प्रश्न को संतुष्ट कर दे, वही शिक्षा है। बालक को सही दिशा में ले जाए, वही शिक्षा है। एक दूसरों को सही बात बता दिया जाए, वही शिक्षा है। किसी के प्रति दुर्व्यवहार न किया जाए, वही शिक्षा है। जीवन के अनेक कठिनाइयों को आराम से पार हो जाए, वही शिक्षा है। जीवन के बारे में विविध किंतु सब कुछ एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। जय कृष्णमूर्ति 1895 और 1996 में धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और शिक्षा में अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से नए आयाम दिए हैं और विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग पृष्ठभूमि के श्रोताओं के विशाल समूह जय कृष्णमूर्ति के व्यक्ति तथा बच्चों के बारे में आकलन जो किया, उन्होंने कहा कि बच्चों को जो भी शिक्षा दिया जाए एक सच्चे हृदय से देना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से समस्या उत्पन्न हो तो उस समस्या का समाधान करने का उपाय बताना चाहिए। शिक्षा के लिए उनका कहना था कि बच्चों को करके सीखने में वह शिक्षा सबसे अधिक लाभदायक होता है। इसलिए उनका कहना था कि शिक्षा जब भी दिया जाए भूत भविष्य को देखकर शिक्षा देना उचित है, उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। वर्ष ब्रिटेन में USA व भारत स्थित जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में जाकर पर्याप्त समय रहते थे। वहाँ जीवन के विभिन्न विद्यार्थियों प्रश्न
पर उन्होंने शिक्षकों के साथ नियमित रूप से उनका संवाद आता था। 1954 में स्थापित राजघाट विसेंट स्मिथ में भी इन्हीं शिक्षा संस्थाओं में से युवा मन में जो प्रश्न उठे हैं उनका भी सीधा संबंध दैनिक जीवन से होता था और उन शंकाओं का समाधान करते थे, उन प्रश्नों का उत्तर देते थे। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं के अर्थ व्यवस्था संबंधित उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो कि बच्चे आगे चलकर अर्थ को आसानी से उपलब्ध कर सके। शैक्षिक रूढ़ियों को द्वारा दूर किया जाए। उनका कहना था कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हें शैक्षिक शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जॉन डीवी के शिक्षा पर प्रकाश डालें। हम जैसा कि पिछले टॉपिक में बता चुके हैं, जॉन डीवी का कहना था शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे है इसके बारे में हम बता रहे हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए है, उसमें एक शिक्षक रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा और छात्र रहेगा। इन तीनों के बिना शिक्षा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है और समाज से बाहर समाज के प्रति कर्तव्यों से विमुख उसका कोई महत्व नहीं है। उनका कहना का जो भी शिक्षा दिया जाता है समाज में दिया जाता है। यह शिक्षा समाज के बाहर नहीं दिया जाता है और समाज में को सुधारने के लिए ही शिक्षा दिया जाता है। जो स्कूल खोले जाते हैं वो एक समाज को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए खोले जाते हैं, देश के विकास के लिए खोले जाते हैं। शिक्षा को जब भी स्कूल द्वारा ही विकास किया जाता है। शिक्षा का विकास हम स्कूल के द्वारा कर सकते हैं। घर पर रहकर बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वह शिक्षा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो सकती है। इसलिए सामाजिक कुशलता की शिक्षा के लिए स्कूल का जन्म हुआ। बालकों की प्रवृत्तियों को पहचान कर मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देना चाहिए। कहने का तात्पर्य जो भी शिक्षा दिया जाए मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया जाए, ताकि बच्चों जिस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं मनोवैज्ञानिक उस शिक्षा की तरफ ले जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे उस शिक्षा को सीख लेता है और एक सीख कर एक दिन वो महान व्यक्ति बन जाता है। अब इसके बाद जॉन डीवी शिक्षा को बालक की अभिरुचियों तथा अंतः प्रवृत्तियों के अध्ययन में सहायता करते हैं। उनका कहना है कि जो भी शिक्षा दिया जाए वह बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। कुशलता शिक्षा की प्रेरणा देती है। बालक के बौद्धिक, शारीरिक, अन्य प्रकार के विकास में समाज का ही हाथ रहता है। मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षा सामाजिक होनी चाहिए। स्कूल एवं विशिष्ट समाज है। जाति सामाजिक जीवन की क्रियाशील रहते हुए भी मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है। समाज के अनुरूप शिक्षा होनी नहीं चाहिए। कहने का जो शिक्षा दिया जाए समाज के विपरीत दिशा में न जाए, उसी के दिशा में शिक्षा देना चाहिए। सामाजिक हितों में भाग लेने से के कारण ही बुद्धि का विकास होता है, अनुभव का परिवर्तन होता है, अनुभव अधिक होता है। इसलिए समाज के द्वारा अच्छा शिक्षा दिया जाना चाहिए। जॉन डीवी का कहना है कि जो भी शिक्षा बालक को दे वह शिक्षा थोड़ा लचीली हो, ताकि बच्चा उस शिक्षा को अच्छे ढंग से प्राप्त करे और प्राप्त कर कर जिसलिए हम स्थिति परिस्थिति को देखकर शिक्षा को देते हैं। बच्चों को शिक्षा कब देते हैं? उनकी स्थिति और परिस्थिति परख कर, तभी एक हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।